नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल क्लासेज पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो पाबूजी राठौड़ का नाम लेते ही मुझे एक दोहा याद आता है कि घोड़ो जोड़ो पगड़ी मूछ तणी मरोड़ ए पाचो ही राख ली रजपूती राठौड़। ठीक है, तो पाबूजी राठौड़, उन्हीं पाबूजी राठौड़ का आज हम पढ़ने वाले परिचय। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ने वाला पाबूजी राठौड़ का संपूर्ण परिचय, जिसमें पाबूजी राठौड़ के जीवन परिचय के बारे में, पाबूजी राठौड़ की जो फड़ प्रसिद्ध है उसके बारे में, और पाबूजी राठौड़ पर जो जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उन सब के बारे में, तथा पाबूजी राठौड़ से आज तक जितने एग्जामों में जितने क्वेश्चन आए उन सब के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। तो प्रथम पूज्य लोक देवता पाबूजी राठौड़ का संपूर्ण परिचय इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। पाबूजी राठौड़ ये आपके पंच पीर राजस्थान के कौन कौन से कहलाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो पाबूजी राठौड़ भी इन पंच पीरों में शामिल है आपके। तो ये दोहा है किसी कवि का बड़ा शानदार कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेया पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा। तो ये जो है आपके पांच पीर कहलाते हैं, पाबूजी, रामदेव जी, मेया जी, गोगा जी और हड़बू जी, ये जो है ये सब मिलकर आपके पांच पीर कहलाते हैं मारवाड़ के। तो ये याद रखना, पांचों पीर में से कभी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है पांचों पीरों के से क्वेश्चन। तो अब पीर क्या होते हैं, तो अपन तो पूछते हैं उन्हें देवता के रूप में, ठीक है, हिंदुत्व। और जो मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, वो अपने लोक देवताओं को पीरों के रूप में पूजते हैं। तो इन जो देवता है इन सबको सभी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, इसलिए ये पंच पीर कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया है क्लियर। शुरू करते हैं पाबूजी राठौड़ का परिचय। तो पाबूजी के पिताजी का नाम था आपके दांदल जी, जो कि जोधपुर के राजा राव दुअड़ के छोटे भाई थे। ठीक है, और माताजी का नाम था कमला दे। तो ऐसी ये कहानी आती है कि ये जो कमला दे थी ये थी एक अप्सरा थी। ठीक है, तो अप्सरा थी, देवलोक की इंद्रलोक की एक अप्सरा परी थी। तो यहाँ आई हुई थी मारवाड़ में आपके कोड़ू वाले क्षेत्र में, और हो सकता है इसे गर्मी लगी और ऐसा, तो ये वहाँ पर एक तालाब था पास में कोड़ू के, तो वहाँ स्नान कर रही थी। तो दांदल जी वहाँ से कहीं से आ रहे थे अपना घोड़ा लेकर, घोड़े पे सवार हुए। तो दांदल जी को लगा यार पास में तालाब है और घोड़े को भी प्यास लगी है और अपन को भी प्यास लगी है, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं और घोड़े को भी पिला देते हैं। तो दांदल जी उस तालाब पे जाते हैं तो देखते हैं कि अप्सरा स्नान कर रही हैं, वो नृत्य कर रही हैं। तो दांदल जी देखते हैं यार कहाँ आ गए आज। तो फिर अप्सरा ने दांदल जी को देखा, और ऐसा मान्यता ऐसी है कि जब किसी देवलोक से आई हुई अप्सरा को अगर कोई धरती वाला पुरुष अगर कोई देख ले तो फिर वो वापस इंद्रलोक नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस बात पर वो अप्सरा दांदल जी से कहती हैं कि दांदल जी अब आपने हमें देख तो लिया, अब मेरी शक्तियाँ समाप्त हो गई, अब मैं वापस जा नहीं पाऊंगी। तो दांदल जी क्या वापस जाना किसे है, तो दांदल जी कहते हैं वापस जाए ही नहीं, मैं आपसे तैयार हूँ शादी करने के लिए, कर लेते हैं मैरिज, विवाह। तो वो अप्सरा कहती है ठीक है, दोनों की समस्याएं थी। तो अप्सरा कहती है कर लेते हैं शादी, और तो क्या, लेकिन मेरे दो वचन है। तो क्या वचन है बताइए। तो उसने एग्रीमेंट किया, जो समझौता किया और वचन लिए दांदल जी से कि एक तो मेरे लिए अलग महल बनाना पड़ेगा, और दूसरा वचन है कि जब मेरे महल में अगर कोई प्रवेश करे तो मेरी परमिशन के बगैर नहीं करे। तो दांदल जी ने ठीक है वचन दे दिया, राजा थे, महल बना दिया, परमिशन वाला भी वचन मान लिया, और दांदल जी ने उससे शादी कर ली। तो जो उस अप्सरा से जो पुत्र पैदा हुए वो पाबूजी राठौड़ थे। ठीक है, तो ये तो थी कहानी। बढ़ते हैं आगे अपने परिचय के बारे में। तो पाबूजी राठौड़ का आपके जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1239 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ, तो आप हुए कोड़ू मंड क्षेत्र पड़ता है आपके जोधपुर जिले में, एक फड़ौदी के पास। तो वहाँ पर पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ उस अप्सरा के कोख से, ऐसा माना जाता है। और इनकी माता का नाम मैंने आपको बता ही दिया, कमला देव, और पिताजी दांदल जी थे।
तो दांदल जी ने अप्सरा के साथ धांधली कर दी। और एक दिन जब अप्सरा पाबूजी राठौड़ को शेरनी के रूप में जो दूध पिला रही थी, तो उसी समय दांदल जी क्या करते हैं, दांदल जी उसके कक्ष में बिना परमिशन के प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जिससे वो अप्सरा कहती है कि अब अपना साथ यहीं तक था, क्योंकि आपने वचन तोड़ दिया, वचन भंग कर दिया है, अपना एग्रीमेंट समझौता था वो तोड़ दिया है, तो अब मैं वापस इंद्रलोक लौट जाऊंगी और ये आपका पुत्र है पाबूजी, ये मैं तुम्हें सौंप देती हूँ। इस प्रकार कह के वो जो थी कमला दे जो थी, जो अप्सरा थी, वो वापस इंद्रलोक चली जाती हैं और पाबूजी को, दांदल जी को दे देती हैं। पाबूजी बड़े होते हैं धीरे धीरे और विवाह योग्य होते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, कला सीखते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो ये उस वहाँ पे एक उनकी जो शादी होती है, जो सगाई होती है, वो होती है अपने अमरकोट के सोडा राजपूत सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे सुप्यार दे के साथ। तो याद रखना पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे सुप्यार दे और कहीं पर इसका नाम सोडी या सोडी रानी भी आता है, तो ये सब याद रखना। तो ये जो थी आपके अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, सूरजमल सोडा की पुत्री थी, उनके साथ पाबूजी की सगाई होती है। और जब पाबूजी का विवाह होने वाला होता है तो पाबूजी एकदम तैयार होते हैं, कोट पैंट शेरवानी सूट कैप शैप लगाकर, तुरा कलंगी सब लगाकर हो जाते हैं तैयार और तैयार होकर बाहर निकलते हैं अपने पॉल से, हवेली से, महल से। तो बाहर पाबूजी के जो सहयोगी होते हैं चांदा डेम्बा और हड़मल रायका, वे कहते हैं पाबूजी बाकी तो बड़े शानदार लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, लेकिन घोड़ी की कमी रह गई, घोड़ी अपने पास जो है वो शानदार नहीं है। तो पाबूजी क्या करें, तो वो कहते हैं कि अपने यहाँ देवल चारणी जो रहती हैं उसके पास एक घोड़ी है और बड़ी बेहतरीन घोड़ी है, तो वो घोड़ी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो पाबूजी क्या ठीक है, देवल चारणी से घोड़ी ले आते हैं। पाबूजी जाते हैं देवल चारणी के पास, कहते हैं माँ देवल तुम्हारी घोड़ी तो केसर काल में मुझे देनी पड़ेगी। तो देवल कहती हैं कि ये जो केसर काल भी है, ये मेरे गायों की रक्षा करती हैं, जब भी चोर लुटेरे आते हैं तो मुझे सूचना देती हैं, तो अगर आप घोड़ी तो ले जाओगे मैं दे भी दूंगी, लेकिन अगर गायों की लूट हो गई तो क्या करेंगे। तो फिर पाबूजी देवल को वचन देते हैं और कहते हैं कि देवल मैं जिस भी हालत में होऊंगा, जहाँ कहीं पर भी होऊंगा, अगर तुम्हारी गायों पर संकट आया तो मैं तुरंत जिस काम को भी कर रहा हूँगा वो छोड़ के तुरंत वहाँ आ जाऊँगा। इस प्रकार का वचन पाबूजी देते हैं और आ जाते हैं और घोड़ी ले आते हैं। तो घोड़ी का नाम आप याद रखना केसर कालवी, और किस महिला से ली तो वो देवल चारणी से ली गई थी। और पाबूजी के सहयोगी मैंने आपको बता दिए चांदा डेम्बा भील और हड़मल रायका। और आगे वाला फैक्ट आता है पाबूजी का जो स्थान है, जन्म स्थान कोलूमंड, वहाँ पे पाबूजी का चैत्र अमावस्या को बड़ा मेला लगता है, तो ये भी याद रखना। और जब पाबूजी जाते हैं अपनी बारात लेकर अमरकोट, तो बड़े शानदार लगते हैं। और पहले क्या हुआ करती थी कि जाने बारातें जो होती थी, जान जो होती थी, वो आज की तरह हाथों वापस लौटती नहीं थी, 5, 7, 8, 10 दिन तो रुक जाया करती थी। तो वहाँ पर प्रतियोगिताएं हो जाया करती थी। तो वहाँ पे अमरकोट वाले घोड़ों के बीच और पाबूजी जो अपने मारवाड़ के जो घोड़े थे उनके बीच एक प्रतियोगिता होती है, घुड़दौड़ होती है। और पाबूजी अपने यहाँ वाले जो घोड़े थे, पाबूजी वाले मारवाड़ वाले, वो जीत जाते हैं इसको घुड़दौड़ को। तो अमरकोट वाले राठौड़, अमरकोट वाले जो सोडा होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि जीत तो गए जब ऐसा, लेकिन आप तोरण मारना, तोरण बहुत ऊपर बांधते हैं, ऐसा कहते हैं कि तोरण वो जो बांधा था उन्होंने वो 22 फीट ऊंचाई पर बांधा, लगभग 22 फीट ऊपर तोरण बांधा सोडा की जो हवेली थी अमरकोट पे, उस पे। और पाबूजी केसर पर सवार होकर तोरण मारने जाते हैं। तो उस समय पाबूजी कहते हैं देखते हैं आज तो बेइज्जती होगी, बड़ा ऊंचा तोरण बांध रखा है। तो उस समय एक
बाबूजी ये किसी कवि का बड़ा शानदार दोहा है कि केसर मत ना दीजिए थारो मारो पात, मत ना लजा जे आज राठौड़ारी जात। तो बाबूजी कहते हैं ये केसर आज थारो और मारो भेद मती दे दीजिए, ठीक है। और रजपूती राठौड़ों की जो आन बान शान और जो जात है उसकी लाज राख लेना और ये तोरण मार लेना, ऐसा कहते हैं। तो वो देवल, वो जो घोड़ी होती है केसर कालवी बाबूजी की, वो दोनों पैर जो थे अपने वहाँ पर उस पौड़ के छज्जे पे टिका देती हैं और बाबूजी आराम से तोरण बांधते हैं। और तब वो अपने जहाँ होते हैं चौरिया में जब फेरे ले रहे होते हैं तो वह 3 फेरे लेते हैं। उसी समय देवल की जो गायें थी वो चोरी हो जाती हैं और तीसरे फेरे में और ये गाय जो है बाबूजी का जो एक बहनोई होता है, बाबूजी का जो जीजा होता है, जायल नागौर का शासक जिंदराव खींची, वो बाबूजी की तो देवल चारणी की जो है वो गाय ले जाता है। तो इस गायों के कारण बाबूजी जब देवल वहाँ आती हैं बाबूजी से कहती है कि बाबूजी गायों की लूट तो हो गई, आपका जो बहनोई है जिंदराव खींची वो गाय हमारी यहाँ से चुरा कर ले गया, तो आपने वचन दिया था कि आप गायों की रक्षा करेंगे, तो अब रक्षा करें, जिस भी हालत में होंगे वो समय मैं आ जाऊंगा, ऐसा वचन दिया। तो बाबूजी उसी तीसरे फेरे में अपने पल्ले काटते हैं और अपने विवाह को बीच में छोड़कर गायों की रक्षा के लिए अमरकोट से प्रस्थान करते हैं और आते हैं। और आगे क्या बात होती है वो आगे पढ़ते हैं। तो उस समय जो गाय थी वो कौन ले जाता है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कि देवल नामक चारणी महिला की गायों की रक्षा के लिए विवाह के दौरान 3 फेरे लिए, 3 फेरे लेते हैं और विवाह को बीच में छोड़कर बाबूजी राठौड़ आ जाते हैं। विवाह के मध्य उनके प्रतिनिधि और बहनोई जायल नागौर के शासक जिंदराव खींची पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गाय घेर लेते हैं। तो बाबूजी वहाँ आते हैं, जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं। और आपका ये जो युद्ध होता है ये होता है 1276 ईस्वी में। कब होता है, तो 1276 में बाबूजी युद्ध करते हैं जिंदराव खींची से। और युद्ध होता है आपके चौमू जो ये गांव पड़ता है वहाँ पे युद्ध होता है। कुछ किताबें देचू गांव भी कहती हैं और कुछ किताबें जो होती हैं वो ऐसा कहती हैं कि चामू देचू। और कुछ फड़ौदी के पास एक खिचन नाम का एक गांव पड़ता है जो अपने कुर्ज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। तो वहाँ पे होता है। तो ये तीन गाँव के नाम आते हैं, लेकिन आपका जो देचू है वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि अपनी जो आरबीएससी किताब है वो ये मानती है। तो आप ये याद रखना। तो देचू में 1276 में बाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें बाबूजी अपने साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं गायों की रक्षा करते हुए। अब पढ़ते हैं अपन आगे वाले बाबूजी के बारे में और ज़्यादा जानकारी, फैक्ट कौन कौन से हैं। तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण जो भगवान श्री राम के भाई थे उनका अवतार बाबूजी को कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मण का अवतार बाबूजी को मानते हैं, बाबूजी को लक्ष्मण अवतार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाबूजी के बारे में बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी मानते हैं। बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता कहते हैं तथा देवासी समाज जो होता है, जो ऊंट पालने वाली जाति होती है, रहवारी देवासी रायका समाज, वो बाबूजी को अपना प्रमुख मुख्य परम पूज्य देवता मानती हैं। इसके अलावा बाबूजी को आपके फ्लैंग रक्षक देवता भी कहा जाता है। फ्लैंग जो एक रोग होता है जीवाणुओं द्वारा फैलता है, उसके रक्षक देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। और इनका जो प्रतीक है बाबूजी का वो है रूप अश्वरोही चित्र जो है वो बाबूजी का है। हम बताने वाले हैं आपको। ये चित्र जो है आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये जो है बाबूजी, ये बाबूजी का चित्र है अश्वरोही। अश्वत्थामा केसर कालवी पर सवार, हाथ में भाला लिए हुए। तो ये बाबूजी का फोटो है, चित्र है, ठीक है। इस प्रकार ये बाबूजी का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं बाबूजी की फड़ जो प्रसिद्ध है, लोकप्रिय फड़ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, याद रखना। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो कौन सी है, तो वो आपके बाबूजी की फड़ है, वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। और इस फड़ को कौन बाजते हैं या गाते हैं, तो इसे भील जाति के जो भोपे हैं, नायक जाति के जो भोपे हैं, वो इस फड़ को गाते हैं। और उस समय कौन सा यंत्र बजाते, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो रावणहत्था नामक एक
वाद्य यंत्र पर इस फड़ को बाजते हैं। तो ये भी याद रखना आप। रावण हत्ता नाम पाबू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है, तो वो रावण हत्ता पर बाजी जाती है। और कौन लोग बाजते हैं, तो भील जाति की नायक जाति के भोपे पाबू जी की फड़ बाजते हैं। और अब पढ़ते हैं पाबू जी पर लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो पाबू जी ने तो नहीं लिखी, लेकिन ये कुछ लेखकों की जो पुस्तकें हैं जो पाबू जी से संबंधित है, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है, तो इसके भी अब हम पढ़ते हैं। तो पहली पुस्तक आपकी आती है इस सीरीज में पाबू मोड़ जी ने ये लिखी थी आपके पाबू प्रकाश। तो याद रखना आसिया मोड़ जी लेखक और पुस्तक है आपके पाबू प्रकाश। दूसरी पुस्तक है, इस पुस्तक में ऐसा कहा गया है पाबू जी का जन्म जो बाड़मेर के जुन्ना गांव में हुआ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोड़ूमन माना जाता है इंपॉर्टेंट नाम। तो आसिया मोड़ जी की पुस्तक याद रख लेना आप, पाबू प्रकाश, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी पुस्तक आती है पाबू जी से संबंधित पाबू जी दुआ, जो लगराज की पुस्तक है, ठीक है। तीसरी पुस्तक आती है आपकी पाबू जी छंद, जो कि बिट्टू मेहा जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चौथी पुस्तक पाबू जी से संबंधित जाती है पाबू जी का रूपक, जो कि मोतीसर बख्तावर की प्रसिद्ध पुस्तक है पाबू जी रूपक। और पांचवी और आखिरी पुस्तक आती है पाबू जी सोरठे रामनाथ जी की, ये जो पुस्तक है, तो ये याद रखना पाबू जी से संबंधित पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कई बार आए हुआ है क्वेश्चन। तो पाबू प्रकाश, पाबू जी दुआ, पाबू जी छंद, पाबू जी रूपक और पाबू जी सोरठा, विशेषकर ये तो किताबें तो याद रह जाएगी, क्योंकि इसमें पाबू जी सब में आया हुआ है। लेकिन इनके जो लेखक है वो आप याद रखना, बड़े एग्जामों में क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे RS पटवार वगैरह है, तो इनमें से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, लेते हैं आगे पढ़ते हैं पाबू जी महाराज की फड़ के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। अब तो पाबू जी की फड़ है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अब इस आगे वाले इस पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं पाबू जी की फड़। तो लोग देवी देवताओं जो कपड़े पर चित्रित गाथा होती है उसे फड़ कहते हैं। तो फड़ क्या होती है कि एक कपड़ा होता है और उस पर उस देवी देवताओं के जो कार्य किए गए उन सब का एक चित्रण करते हैं। तो विस्तृत जानकारी जो होती है वो चित्र द्वारा समझी जाती है, तो वो फड़ कहलाती है। और ये फड़ मैंने बता ही दिया कि ये भील जाति के भोपे रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर बाजते हैं। तो पाबू जी की फड़, ठीक है। और फड़ चित्रण के लिए आपका प्रधान केंद्र है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि फड़ चित्र का एक प्रधान केंद्र है। तो आपकी फड़ें कहाँ बनाई जाती हैं, तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाई जाती हैं, ठीक है। लेते हैं आगे वाला फैक्ट, ये भी पूछा जा सकता है फड़ चित्र का प्रधान केंद्र कौन सा है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा आपका फड़ चित्रण का प्रसिद्ध केंद्र है। आगे वाला लेते हैं। तो आगे यहाँ आपके सबसे लंबी फड़ है वो देव नारायण जी की है, ठीक है। तो देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, ये भी फैक्ट याद रखना। सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो ये देव नारायण जी की फड़ है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो है पाबू जी की फड़। जो सबसे प्रसिद्ध फड़ तो पाबू जी की फड़ है, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे छोटी फड़ भी पाबू जी की है। तो पाबू जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है और सबसे लंबी फड़ है वो आपके देव नारायण जी की है, ये भी फैक्ट याद रखना। आप पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपके फड़ जब खराब हो जाती है तो इसके अपने तो जब आपकी ये फड़ खराब हो जाती है तो इसे पुष्कर सरोवर जो आपका पड़ता है अजमेर में, वहाँ पर विसर्जित कर दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपके फड़ को ठंडी करना, ठीक है, फड़ को ठंडी करना कहा जाता है। और आपके श्रीलाल जोशी जो हैं वो प्रसिद्ध फड़ चित्रकार है, याद रखना, ये नाम याद रखना आप, श्रीलाल जोशी जो हैं वो अपने राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध फड़ चित्रकार हैं। तो फड़ चित्रकार प्रसिद्ध कौन से है, तो नाम आ सकता है प्रसिद्ध फड़ चित्रकार, तो श्रीलाल जोशी याद रखना। और गोतली देवी जो है वो प्रथम याद रखना, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला फड़ चित्रकार कौन है, तो वो गोतली देवी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पार्वती जोशी है वो प्रथम महिला फड़ चित्रकार है। तो ये तो है प्रथम महिला फड़ चित्रकार पार्वती जोशी, तो ठीक है। और गोतली देवी वो है वो अपनी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला फड़ चित्रकार, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला फड़ चित्रकार है गोतली देवी तो। और पार्वती जोशी है वो है अपनी प्रथम महिला फड़ चित्रकार, तो याद रखना। और श्रीलाल जोशी का नाम भी याद रखना, प्रसिद्ध फड़ चित्रकार है। और अब बात करते हैं पाबू जी के भजन के बारे में। तो आप पाबू जी के जो भजन है वो जो पावड़े कहलाते हैं, ठीक है, पाबू जी के पावड़े कहलाते हैं पाबू जी के भजन। और ये जो है वो रेबारी रायका या देवासी जाति द्वारा
एक वाद्य यंत्र होता है माठ, उस पर गाया जाता है। तो याद रखना ये वाद्य यंत्र का नाम एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार। तो याद रखना रेबारी जाति जो है पाबू जी के पावड़े किस वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं, तो माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। और अंत का और आखिरी में ये है मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबू जी राठौड़ को दिया जाता है, ये भी याद रखना। और ये आप फड़ का चित्र देख पा रहे हैं आप पास में, ये देखो इस प्रकार की आपके ये जो होती है वो फड़ होती है, फड़ का जो ये चित्र है, ठीक है, ये वाला जो चित्र है आप फड़ का चित्र है। और बढ़ते हैं आगे, तो ये है पाबू जी की फड़। तो फड़ किस प्रकार की होती है, तो फड़ ये इस प्रकार की होती है। तो याद रखना फड़ का जो चित्र है वो आपके ऐसा होता है। तो ये देखो पाबू जी की फड़ का जो ये चित्र है, इस प्रकार का चित्र है। इसे देखते हैं आप, देखो इस प्रकार ये घोड़ों पे मूर्तियाँ, ये महिलाओं के चित्र, महलों के चित्र, इस प्रकार की आपके चित्र है, ठीक है। तो ये तो था आपका पाबू जी राठौड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और मैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के साथ साथ राजस्थान जीके, भारत का जीके की ट्रिक वो सब डालता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।